आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मशीन का ऑब्जेक्टिव पार्ट थर्ड 21 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन। आई होप आप ट्रांसफार्मर को रिवाइज करके आए होंगे। अगर नहीं करके आए तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए, पहले रिवीजन करिए प्रॉपर और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए, ठीक है? तो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप रिवीजन करोगे, आंसर दे पाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस गेन करने का यही तरीका है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज। हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं नो लोड कंडीशन में। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है नो लोड करंट जो है फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नो लोड करंट जो है वो ट्रांसफार्मर में हमेशा लैग करती है। लैग क्यों करती है? क्योंकि कॉइल का नेचर इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव होता है तो लैग करेगी, लगभग 78 डिग्री से क्या करेगी? लैग करेगी, ठीक है? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है? आगे देखिए ज़रा प्लीज़। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर कोर लोड के साथ चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, घटता है, बढ़ता है, ये बताना है आपको। फ्लक्स जो है V बराबर 4.44 F फाई एम एन इंटू एन ये होता है। तो फाई एम बराबर V अपॉन 4.4 F इंटू एन होता है। तो फाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ। अगर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशियो चेंज हो रहा है तो ही फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लोड के घटने बढ़ने से कुछ नहीं होगा। नो लोड पे भी वही फ्लक्स रहेगा और लोड कंडीशन पे भी वही फ्लक्स रहेगा। V बाई एफ रेशियो चेंज होगा तो ही फ्लक्स चेंज होगा, ये बात ध्यान से सुन लो। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर में है वोल्टेज रेगुलेशन एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन रखना है। तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर का एक कर्व बनाया था, याद हो तो आप देखिए उसमें ध्यान से। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे भी पॉजिटिव रहता है। केवल लीडिंग पावर फैक्टर ऐसा होता है जहाँ पे पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तीनों होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो जीरो पावर फैक्टर हमें कहाँ मिलेगा? सॉरी, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिलेगा? लीडिंग पावर फैक्टर पे। डी ऑप्शन सही रहेगा। हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस को पता करने के लिए किया जाता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेस को पता करने के लिए किया जाता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ से। थिकनेस ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, अब ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर की लेमिनेशन की थिकनेस कम रखते हैं क्योंकि एडी करंट लॉसेस थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी थिकनेस लेमिनेशन की कम होगी उतना एडी करंट लॉसेस कम होंगे। तो कौन सी हमारे पास थिकनेस यहाँ पे इंडिया में 50 हर्ट्ज के लिए प्रेफर की जाती है? 0.35 mm से 0.5 mm। अगर हमारे पास 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो जैसे यूएसए में, तो वहाँ पे 0.27 mm तक रखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमारे पास आयरन लॉस 200 वाट है और फुल लोड कॉपर लॉसेस 400 वाट है। अब ये बोल रहा है कि लोड आधा कर दें तो हमारे पास लॉसेस कितने होंगे टोटल? तो सही बात है, लोड घटाओ बढ़ाओ, आयरन लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब आयरन लॉस तो 200 के 200 रहेंगे, मतलब 200 तो आयरन लॉस होके रहेंगे। अपन को तो टोटल पता नहीं, मतलब आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो मिनिमम आयरन लॉस तो सेम रहे। कॉपर लॉसेस में क्या होता है, जितना लोड घटाते हैं उसके स्क्वायर में हमारे पास कॉपर लॉसेस घटते हैं। पी कॉपर बराबर एक्स स्क्वायर PCF, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पे x बराबर आधा लोड हो गया, x बराबर 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, 1/4 पी कॉपर बराबर एक्स स्क्वायर PCF। कॉपी में लिखिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 400, कितना आ गया? 100 वाट आ गया। मतलब कॉपर अगर लोड आधा कर लोगे तो कॉपर लॉसेस 4 गुना घटेंगे, है ना? 2 गुना लोड घटाओगे तो कॉपर लॉसेस 4 गुना घटेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ना, तो स्क्वायर पे लोड घटता है, हमारे कॉपर लॉसेस घटते हैं। तो यहाँ पे 4 गुना घट गए, 400 वाट का 4 गुना घटाओ 100 वाट होगा। तो कॉपर लॉसेस तो 100 वाट हो गए और आयरन लॉसेस 200 के 200 रहे, वो लोड पे डिपेंड नहीं करेंगे। 200 और 100 कितने हो गए? 300 वाट। डी ऑप्शन सही रहेगा। ओवरऑल हमारे पास ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एट वाट पावर फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम।
ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, जितना पावर फैक्टर हाई रहेगा उतना ही पावर फैक्टर बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। चाहे कोई से भी डिवाइस हो, जितना पावर फैक्टर मैक्सिमम है उतना ही हमारे पास एफिशिएंसी अच्छा रहेगा। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर की वैल्यू कौन सी होती है, 1 होती है। 1 मतलब यूनिटी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, अगर मैं ऐसा बोल दूँ 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी 90% है, 0.8 लैगिंग पे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कितनी होगी, वो भी 90% पे होगी, क्योंकि नेचर ऑफ पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की नहीं डिपेंड करती, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, है ना। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव, ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है हमारे पास, पहली बात कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर बेचारा 24 घंटे काम करता रहता है, उसमें भी हीट को ऑब्जर्व करने के लिए कूलिंग ज़रूरी होती है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल 2 वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ताकि उनमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो। इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा तो बढ़िया फ़ायदा है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर ऑयल में विस्कोसिटी कम होना चाहिए, मतलब श्यानता कम होनी चाहिए, अच्छा प्रतिरोध होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद ही कंडक्शन करने लग जाए, कंडक्टर की तरह काम करने लग जाए, वो इंसुलेटर ही रहना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, डी ऑप्शन सही रहेगा। 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका लोड शेयरिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, सीधी सी बात पर यूनिट इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन की सारी कंडीशन देख लीजिएगा, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होनी चाहिए आपके पास पर, ठीक है। ये तो दोनों नेसेसरी कंडीशन है, ये दोनों तो होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन अलग अलग होती है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी, ठीक है। वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए और पोलरिटी सेम होना चाहिए, ठीक। 2 कंडीशन तो हो गई। तीसरी, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होने से क्या होता है, हमारे पास लोड शेयरिंग दोनों का बराबर हो जाएगा, दोनों पे लोड बराबर काम करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर इजी रहता है, ठीक है। लोड शेयरिंग अकॉर्डिंग टू हमारे पास यहाँ पर इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग हो तो सही रहता है, ठीक है ना। लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू द रेटिंग होना चाहिए वैसे तो उसके लिए पर यूनिट इम्पीडेंस बराबर होना चाहिए। या फिर ऐसा भी बोल दें कि जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर का Z1 और Z2 इम्पीडेंस है, वो इसकी रेटिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का X/R रेशियो वो भी सेम होना चाहिए। ये सारी कंडीशन मैंने लिखवाई हुई है, आप उनको देखिए ज़रा प्लीज़, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर ये रहेगा पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है। कौन से ट्रांसफार्मर में विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज देखो, प्राइमरी साइड ज़्यादा वोल्टेज मिले, प्राइमरी साइड ज़्यादा वोल्टेज मिले, हाँ प्राइमरी साइड फेज में ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ फेज में, स्टार में, तो फेज में लाइन का √3 घटेगा। स्टार में क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन बाई वोल्टेज बाई √3 होता है, ठीक है। और डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, तो जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज मिलेगा डेल्टा में, तो ये बढ़िया बात। प्राइमरी साइड तो ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, तो डेल्टा होनी चाहिए। सेकेंडरी साइड क्या होना चाहिए, जो फेज में वोल्टेज मिला उतने गुना बढ़ के स्टार में आएगा, और स्टार के बाद लाइन में कितना मिलेगा, √3 मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा। तो डेल्टा प्राइमरी और स्टार सेकेंडरी हो तो हमारे पास ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों कंप्लीट पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके पार्ट सेकंड के क्वेश्चन देख लीजिए, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, फालतू टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है।